हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पर। आज की क्लास में अपन डीएमएलटी सेकंड ईयर से रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल अपन से कराए जाते हैं के बारे में जो है अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? मेजर मेजर प्रैक्टिकल को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल के बारे में अपन बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम आ रहा है, तो जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम है उससे रिलेटेड जो है ये क्लास होने वाली है। मतलब सेकंड ईयर के लिए बेसिकली, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सब लोग ध्यान से देखेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो सर आप। जो डीएमएलटी सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, कौन है सर? डीएमएलटी सेकंड ईयर के सर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है? सॉरी, उनके लिए अपन सर क्या कर रहे हैं सर, जो डीएमएलटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपन अ, डीएमएलटी सेकंड ईयर के लिए सर जो अपन प्रैक्टिकल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल में जो भी टॉपिक्स हैं उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में जो है अपनी ये क्लास होने वाली है। इस पर्टिकुलर क्लास से आप जो है अपना पूरा प्रैक्टिकल जो है कवर कर सकते हो, ठीक है? क्या कर सकते हो बेटा, पूरा प्रैक्टिकल कवर कर सकते हो। ये अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो है अपनी क्लास होने वाली है, ठीक है? तो अपन सबसे पहले जो अपना प्रैक्टिकल आता है, देखो तीन इंपॉर्टेंट मैं यहीं पे बता देता हूँ। सर अपन तीन इंपॉर्टेंट जो है प्रैक्टिकल कवर करने वाले हैं। कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कवर करने वाले हैं अपन? एक तो यूरिन होगा, 3 या 4 आप बोल सकते हो, ठीक है? तो अभी अपन उनको कवर कर ही लेंगे आगे, ठीक है? तो आगे चलते हैं अपन क्लास में, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहला है सर अपना यूरिन, ठीक है? यूरिन एग्ज़ामिनेशन को अपन पढ़ने वाले हैं। यूरिन एग्ज़ामिनेशन में बेसिकली क्या है, सर यूरिन में फिज़िकल पूछा जा सकता है, केमिकल पूछा जा सकता है, माइक्रोस्कोपी पूछा जा सकता है या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में पूछा जा सकता है। मान लो फिज़िकल पूछ लेगा, साथ में केमिकल पूछ लेगा या फिर केमिकल पूछ लेगा, साथ में फिज़िकल पूछ लेगा। तो किसी भी तरीके से जो है दोनों पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे बेटा कि सबसे पहले देखेंगे, हाँ, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सर इसमें एम क्या है अपना। एम और कोई भी अपन प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, एम और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज़रूर देखते हैं कि सर अब मेरा एम क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सब लोग ध्यान से देखना। बेसिकली क्या है सर, मेरा एम क्या है, इसमें मुझे परफॉर्म करना है रूटीन, फिजिकल और केमिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तीनों तरह के एग्जामिनेशन जो है, रूटीन, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है, तीनों तरह के एग्जामिनेशन मुझे करने होते हैं, ठीक है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन स्क्रीन को, ठीक है? कैसे करने होते हैं सर, रूटीन में फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक। अब ये जो है इसको अपन टेबल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है? और यूटीआई का या फिर डायबिटीज़ का, इन सारे मेटाबॉलिक बीमारी जो हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ जो है, इनका पता लगाने के लिए बेसिकली अपन ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये अपन ना इसका एम लिख दिया। इस तरीके से आपको एग्जाम में एम लिखना है। अगर जैसे मान लो फिजिकल आया तो सिर्फ फिजिकल लिख कर छोड़ देना, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन या फिर केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। उसके बाद जो है आगे बढ़ जाना, ठीक है? अब अपन देखते हैं इसमें बेसिकली सर फिजिकल एग्जामिनेशन का जो है, फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या पढ़ते हैं, ठीक है? फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली अपन क्या पढ़ते हैं वो देखना लोग ध्यान से, कि ये टेबल के थ्रू देखना सर फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या कवर करते हैं अपन। फिजिकल एग्जामिनेशन देखो, वॉल्यूम होता है, कलर होता है, अपीयरेंस होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है? पीएच होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये अपना फिजिकल एग्जामिनेशन में चीज़ें होती हैं, ठीक है? वॉल्यूम, ऑर्डर, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें जो है अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन में होती हैं, ठीक है? ये सारी क्या होती हैं बेटा, अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन में होती हैं। समझ में आया आपको? हाँ, तो वॉल्यूम में बेसिकली क्या है, सर वॉल्यूम में जो है, वॉल्यूम में क्या है सर, वॉल्यूम जो है 1000 से लेके 1500 एमएल पर 24 आवर। 24 आवर की जो वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, सर 24 घंटे में सर 1000 से लेके 1500 होनी चाहिए। तो ये जो ज़रूर आपको लिखना है, ये टेबल बना देना, आप तो कुछ मत करना। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन आपको दे दिया जाता है, तो इस तरीके से लिखना। अगर आप चाहो तो मैं भी आपको एक डायग्राम के थ्रू और समझा दूँगा किस तरीके से करना होता है, ठीक है? ये ज़रूर आपको याद रखना है कि सर क्या उसकी पैथोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटी है या फिर क्या उसका पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, कि सर अपन फिजिकल एग्जामिनेशन कर तो रहे हैं, पर सर अपन क्यों कर रहे हैं ना? ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर अपन क्यों कर रहे हैं, ये भी बताना है, ठीक है? तो पॉलीयूरिया क्या होता है सर, जब भी 2000 पर एमएल पर 24 आवर, मतलब 24 घंटे में सर 2000 से ज़्यादा अगर यूरिन हो रहा है तो उसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। इस कंडीशन में होगा डायबिटीज़ मेलाइटिस में, इंसिपिडस में। ओलिगोयूरिया 400 से कम हो रहा है, एनयूरिया 100 से कम हो रहा है। तो ये आप याद रख कर सकते हो सर। ओलिगोयूरिया कब हो रहा है सर, डिहाइड्रेशन के टाइम पे, रीनल फेलियर के टाइम पे, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रीनल इंजरी के टाइम पे जो है अपना ये हो रहा होता है, ठीक है? उसके बाद कलर जो है, कलर कैसा होता है सर इसका, पेल येलो या फिर एम्बर कलर होता है ड्यू टू यूरोक्रोम। जो यूरिन है इसका कलर कैसा होता है बेटा, यूरोक्रोम की वजह से जो है पेल येलो कलर का होता है, ठीक है? अगर ये रेड या पिंक दिख रहा है तो हेमेचूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया या फिर रिफेम्पिसिन का की जो है ड्रग्स यहाँ पे दी जा रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है? देखो वापस, और अगर मान लो कि सर ये मिल्की वाइट अपन को दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बेटा, मिल्की दिख रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन में होगा, काइल यूरिया में, ठीक है? जो है अपन को मिल्की वाइट दिखेगा, या फिर येलोइश अगर अपन को दिख रहा है तो ये बाइल पिगमेंट्स की प्रेजेंस है, उस टाइम दिखेगा। समझ में आ गया?
तो ये टेबल आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। अपीयरेंस क्लियर है, ठीक है? ये अपीयरेंस जो है यूरिन की अपीयरेंस जो अपना नॉर्मल यूरिन होता है बेटा, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है सर? उसकी अपीयरेंस जो है क्लियर होती है, ठीक है? नॉर्मल यूरिन की जो है अपीयरेंस कैसी होती है सर? सर नॉर्मल यूरिन की अपीयरेंस जो है क्लियर होती है, अपन सबको पता है। क्लियर अपीयरेंस होती है सर। अगर टर्बिड या फिर क्लाउडी हो जाती है तो पस सेल यूटीआई में प्रेजेंट, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के टाइम पे पस सेल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है? हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के टाइम पे क्या हो सकता है बेटा? पस सेल प्रेजेंट हो सकते हैं सर, ठीक है? या फिर फॉस्फेट या फिर यूरिएट प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है? ये वाली कंडीशंस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। उसके बाद ओडर क्या होती है? ओडर मतलब स्मेल क्या होती है? जैसे मेरा जो यूरिन है वो उसमें कैसी गंध आती है, कैसी स्मेल आती है, ठीक है? तो ऑर्डर जो होती है और एरोमेटिक ऑर्डर, तो यही पैटर्न आपको फॉलो करके एग्जाम में भी लिखना है कि ऑर्डर कैसी होगी सर? एरोमेटिक ऑर्डर होगी, मतलब खुशबू कैसे आएगी सर मेरे यूरिन में? एरोमेटिक मतलब सुगंधित जिसको अपन बोलते हैं वैसी आएगी, ठीक है? अगर फ्रूटी आ रही है मतलब फलों जैसी आ रही है या मीठी आ रही है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ऐसा होता है। फाउल आ रही है या फिर अमोनिकल आ रही है, फाउल मतलब गंदी बदबू आ रही है, अमोनिया के जैसे बदबू आ रही है, तो वो यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ऐसा हो रहा होता है, ठीक है? सबको समझ में आ गया ये बात? उसके बाद पीएच, ठीक है? कितनी पीएच होती है यूरिन की ये भी आपको उसमें बताना रहता है, ठीक है? तो 4.6 से लेके 8 की पीएच होती है, जिसका एवरेज जो है अप्रॉक्स 6 पीएच होती है। मतलब क्या है सर? यूरिन मेरा एसिडिक होता है, ठीक है? यूरिन कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है सर मेरा, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? यूरिन कैसा होगा सर? एसिडिक, ठीक है? अब पीएच अगर एसिडिक हो जाती है, ज़्यादा एसिडिक हो रहा है मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो रही है, मान लो 2-3 के अराउंड हो रही है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी बेटा? हाई प्रोटीन की डाइट में या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होगा। एल्कलाइन हो रही है, तो ये कब होगी? यूटीआई में या फिर वेजिटेरियन डाइट में ऐसा हो रही होगी। अगर आप ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट खाते हो, मान लो अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन ही खाते हो, तो आपका जो यूरिन है वो एल्कलाइन होगा। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? कि बेसिकली इसको अपन ये बोलते हैं कि सर कितना मतलब जो है अपन इसको मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं वाटर से कंपेयर करते हैं कि सर जो है मेरा जो यूरिनोमीटर होगा वो कितना नीचे बैठेगा। मतलब क्या है? डेंसिटी की बताने के लिए अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज़ करते हैं कि सर मेरा जो यूरिन है उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है? अगर यूरिन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, आप लोगों की सहूलियत के लिए। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है सर? डेंसिटी बेसिकली, डेंसिटी बेसिकली यहाँ पे बता रहे होते हैं किसके कंपैरिजन में सर? वाटर के कंपैरिजन में जो है डेंसिटी बता रहे होते हैं, ठीक है? तो सर बेसिकली क्या है सर? यूरिन कितनी होगी? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.003 से लेके 1.30 ये इसकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अगर ये बढ़ जाती है तो ये आपको याद रखना है, वाइवा में पूछ सकता है ना, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी कब बढ़ती है, यूरिन का कलर रेड कब होता है, ठीक है? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सर यूरिन का कलर जो है रेड कब होगा? सर टर्बिड हो सकता है, जब जब यूरिन जो है टर्बिड है, जब हो सकता है रेड कलर, ठीक है? सॉरी, यूरिन का रेड कलर कब होगा सर? जब हेमेचूरिया हो गया, हीमोग्लोबिन यूरिया हो गया, ठीक है? जब रेड कलर हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी इस पे उसके बाद अगर सर इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 से कम हो रही है, तो ये कौन-सी कंडीशन होगी? डायबिटीज़ इंसिपिडस में, क्रोनिक रीनल फेलियर में, इसको अपन इस कंडीशन को बोलते हैं अपन आइसोस्थेन्यूरिया, ठीक है? जब स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज़ हो रही होगी तो, ठीक है? तो अभी अपना इसमें क्या कवर हुआ कि सर अपन ने जो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है कवर करा, ठीक है? ये अपना यूरिनोमीटर होता है, इसको देख लो, अगर आ जाता है तो आपको आप जो है इसका, हाँ, यूरिनोमीटर को देख लो बेटा। अगर ये आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप इसको, ये देख लो इसका, ये यूरिनोमीटर है, आ जाता है अगर एग्ज़ाम में, तो इसका वाइवा पूछ सकते हैं या फिर इसके इसका मेजरमेंट भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अब डायग्राम के थ्रू जो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन एक बार समझेंगे ध्यान से, फिर उसके बाद जो है अपन आगे चलेंगे, ठीक है? केमिकल की तरफ और आने वाले प्रैक्टिकल्स की तरफ चलेंगे अपन, ठीक है? तो सब लोग ध्यान से देखो कि सर क्या है बेसिकली, सर ये अपना फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेज़ेंट करा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा कि सर अपना सैंपल आएगा, ठीक है? सैंपल, ये अपना सैंपल रहेगा, ठीक है? अपन को इसका कलर, अपीयरेंस और सेडिमेंट लिखना है कि सर क्या इसमें कोई सेडिमेंट प्रेज़ेंट है? इसका कलर कैसा है? इसकी अपीयरेंस क्लियर है या नहीं है? और सेडिमेंट प्रेज़ेंट है या नहीं है? फिर उसके बाद अपन एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, ठीक है? अगर आप कुछ भी याद नहीं आता तो इस डायग्राम से भी आप जो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन लिख सकते हो, ठीक है? एक वॉल्यूमेट्रिक अपन ने क्या लिया? बीकर ले लेंगे या फिर फ्लास्क ले सकते हैं। ये अपना वॉल्यूमेट्रिक बीकर है। इसमें क्या करेंगे सर अपन? मेजर करेंगे, यूरिन को भरेंगे और यूरिन की कितनी वॉल्यूम थी। अब देखो कभी भी यूरिन की वॉल्यूम मेजर करी जाती है तो क्या करते हैं बेटा? अपन हमेशा 24 आवर यूरिन की जो है वॉल्यूम को मेजर करते हैं। कभी भी अगर अपन यूरिन की वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं तो कैसी मेजर करते हैं बेटा? 24 आवर, 24 घंटे की जो है यूरिन की जो वॉल्यूम होती है उसको अपन मेजर करते हैं, ठीक है? उसके बाद अपन ने सर इसी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या करा सर अपन ने, जो है मेरा, और इसी वॉल्यूमेट्रिक बीकर में क्या करा सर मैंने, मेरा यूरिनोमीटर जो है इसमें डाल दिया, और उसके बाद जो अपर इसका जो सॉरी लोअर मेनिस्कस होता है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, ये क्या बात है? सर लोअर मेनिस्कस, ठीक है?
जो लोअर मेनिस्कस, मेनिस्कस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लिक्विड टच कर रहा है, लोअर मेनिस्कस को जो है अपन रीड कर लेते हैं, तो अपनी जो है तो ग्रेविटी आ जाती है। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं कि सर इसकी जो है पीएच मेजर करने के लिए अपन एक पीएच जो है पेपर लेंगे, उस पे यूरिन को स्प्रिंकल करेंगे, मतलब उसको यूरिन को लगाएंगे तो अपनी जो है पीएच यहाँ पे निकल जाएगी। सबको समझ में आया कि सर अपन ने ये फिजिकल एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे कवर कर लिया। इतना ही है फिजिकल एग्जामिनेशन, इतना याद कर लेना, बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा इतना ही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिकल। मतलब यूरिन तो एटमोस्ट है बेटा, अगर आप कुछ भी उठ के भी जा रहे हो ना तो यूरिन पढ़ के जाना, यूरिन को पढ़े बिना मत चल जाना बेटा, है ना। हाँ, तो उसके बाद है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में। अब ये यहाँ पे भी इस टेबल के हिसाब से याद करो ना, टेबल के हिसाब से याद करोगे तो बहुत आसानी रहेगी। टेबल के हिसाब से कैसे याद कर सकते हैं सर, टेस्ट और पैरामीटर क्या है अपने, प्राइमरी रिएजेंट अपन ने क्या यूज़ करा है, केमिकल प्रिंसिपल क्या है, और पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होगी। प्रोसीजर के लिए मैं थोड़ा सा अलग से लिख रखा है, आप चाहो तो उस इस जो प्रोसीजर है उसको भी टेबल में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट पैरामीटर क्या, प्रोटीन की बात सबसे पहले अपनी हो रही है, तो प्रोटीन के अपन अपन हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट करते हैं और सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट भी करते हैं। तो प्रोटीन के लिए अपन 2 टेस्ट करते हैं, ठीक है। रिएजेंट क्या करते हैं लेते हैं सर, इसमें 3 से 5% एसिटिक एसिड लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, अभी प्रिंसिपल जो रट लेना ढंग से, बिल्कुल ढंग से इसको रट लेना, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इसको क्या करना है बेटा, रटना है, ठीक है। रटना है, रटना है इसको। रटना क्यों है सर, क्योंकि ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हर एक लाइन को पढ़ना है कि सर हीट जो है डीनेचर कर देगी प्रोटीन को, जो प्रोटीन के जो बॉन्ड्स रहेंगे, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे, उनको कौन, जो हीटिंग जब अपन करते हैं तो क्या कर देगा सर, वो प्रोटीन के जो बॉन्ड्स होंगे उनको तोड़ देगा, जैसे कि मेनली एल्बुमिन। उसकी वजह से क्या बेटा, कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, जो मेरा जो प्रोटीन है वो नीचे जम जाएगा, और मुझे पता लग जाएगा नीचे या ऊपर कहीं पे भी उसका कोगुलम फॉर्मेशन हो जाएगा, और मुझे पता लग जाएगा कि सर यहाँ पे जो है प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है पीएच को और ज़्यादा कम कर देगा, जो कि हेल्प करेगा सर उन प्रोटीन को नीचे जमने के लिए, कोगुलेट होने के लिए। समझ में आया सबको कि सर कोगुलेशन के लिए जो है एसिटिक एसिड जो है हेल्प करता है, ठीक है। इतना भी याद रख लोगे तो बहुत है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पॉइंट मेंटेन करने के लिए, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे क्या होता है सर, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच होती है जहाँ पे कोगुलेशन होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड अपन यूज़ करेंगे ताकि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है रीच हो सके, ठीक है। उसके बाद है बेटा परसिस्टेंट टर्बिडिटी, अगर अपन को दिख रही है, बिल्कुल टर्बिड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हेजी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो है अपना प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट है। अब चलते हैं अपन सल्फोसल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर। सल्फोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या है सर, इसमें ये भी अपन अपना जो है प्रोटीन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें अपन 20% सल्फोसल्फ्यूरिक एसिड जो है यूज़ कर रहे होते हैं, सल्फोसैलिसिलिक एसिड। इसकी स्पेलिंग याद करके जाना, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग में वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सल्फोसैलिसिलिक एसिड जो है न्यूट्रलाइज़ करता है किसको बेटा, नेगेटिव चार्ज को, जिससे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है डीनेचर हो जाते हैं। वापस से जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो रहे हैं बेटा, डीनेचर हो जाते हैं। टर्बिडिटी या फिर हैवी फ्लोकुलेंट जो है, अब उसमें क्या हो रहा था बेटा, ऊपर दिखाई देगी और इसमें जो है नीचे दिखाई देगी। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको आपको एक ट्यूब बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो सर मेरी एक ट्यूब है, ठीक है। तो 2 ट्यूब मैंने आपको बनाई कि सर जो अपना हीट एंड एसिटिक एसिड में तो सर टर्बिडिटी ऊपर है, क्योंकि अपन ऊपर वाले पार्ट को हीट करते हैं, और सल्फोसिलिक में जो है नीचे टर्बिडिटी जो है फॉर्म हो गई। समझ में आ गया? ठीक है, इतना ही इसमें है। फिर उसके बाद है अपन मतलब डायग्राम से भी इसको समझ लेंगे। उसके बाद चलते हैं बेटा अपन ग्लूकोज़ वाले पार्ट पे, ठीक है। ग्लूकोज़ के लिए अपन कौन-सा करते हैं बेटा, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। सभी को याद होना चाहिए, बेनेडिक्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेनेडिक्ट टेस्ट एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है ना। बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये जो रिएजेंट की बात हो रही है, इसमें क्या होता है, क्यूप्रिक सल्फेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम सिट्रेट होता है। ये याद कर लेना कि सर जो बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है उसमें क्या-क्या प्रेज़ेंट होता है। उसके बाद अब इसका वो क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि सर जो रिड्यूसिंग शुगर होती है, जैसे ग्लूकोज़ है। अब सर अपन क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज़ को मेजर कर रहे हैं, तो ग्लूकोज़ क्या है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर होती है, रिड्यूस कर देती है ये, ठीक है। कैसी शुगर होती हैं सर ये? रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, जो कि किसको, क्यूप्रिक आयन जो है Cu2 प्लस वाला जो आयन है, ठीक है, कौन सा वाला आयन है सर, Cu2 प्लस वाला आयन है, उसको Cu प्लस वाले आयन में जो है इसको रिड्यूस कर देगी। और ये जो Cu प्लस वाला आयन जो है यही कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, कलर प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ गया? तो कलर क्या होगा सर, ब्लू कलर का, जो अपना बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है ये तो सर कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का। क्यों? क्योंकि सर इसमें कॉपर सल्फेट प्रेजेंट, सॉरी क्यूप्रिक सल्फेट प्रेजेंट है। अभी क्यूप्रिक सल्फेट जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कॉपर ऑक्साइड कैसा होगा बेटा, रेड, ऑरेंज रेड कलर का होगा, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, ब्रिक रेड कलर का भी हो सकता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर किस पे डिपेंड करेंगे, सर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर डिपेंड करेंगे कि अपन ने कितनी कंसंट्रेशन में जो है उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, ठीक है।
हाँ, ये आपने पढ़ा होगा तो आप फिर भी इसको याद रख लेना। कीटोन बॉडी जो है अपन रोथरास टेस्ट करते हैं कीटोन बॉडीज़ के लिए। अमोनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रोक्साइड और कंसंट्रेटेड NH4OH जो है इसमें प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? एसिटिक एसिड और एसीटोन जो है, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट जो है कभी भी कीटोन बॉडीज़ के जो टेस्ट है रोथरास टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है। तो ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि सर बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट जो है वो कभी भी कीटोन बॉडीज़ का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं देता है। कौन? सर बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट। एसिटोएसिटिक एसिड और एसीटोन को जब अपन सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं एल्कलाइन मीडियम में, तो कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसा कलर कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा? मैजेंटा कलर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है? परमैंगनेट या फिर पर्पल कलर की जो है रिंग यहाँ पे बनती है। मैजेंटा नहीं बोलेंगे उसको, परमैंगनेट कलर बोलेंगे ना। मैजेंटा मैंने थोड़ा सा अलग बता दिया आपको। परमैंगनेट कलर की या फिर पर्पल कलर की जो है रिंग यहाँ पे बन रही होती है। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स के लिए पढ़ते हैं अपन हेज़ सल्फर टेस्ट। इसमें कुछ नहीं करते कि सर एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में जो ऊपर से अपन सल्फर पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, ऊपर से सल्फर पाउडर छिड़क देते हैं, ठीक है? ड्राई सल्फर पाउडर इसमें रिएजेंट अपन को चाहिए। बाइल सॉल्ट, सोडियम टोरोकोलेट एंड ग्लाइकोकोलेट एक्ट एज अ सरफेस एक्टिव। अभी इसका प्रिंसिपल पढ़ लो। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि सर जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं सर, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। अब सरफेस टेंशन रिड्यूस होने से क्या होगा कि सर जो सल्फर पाउडर अपन ने ऊपर से डाला है ना वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे पानी की सरफेस टेंशन ज़्यादा है, पानी से ज़्यादा तेल की है, और तेल तेल मतलब और जो नमक का पानी है उसकी कम है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि सर जो बाइल सॉल्ट्स होंगे वो उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देंगे। तो जैसे ही अपन जो है ये सल्फर पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, सल्फर पाउडर जो है लो सरफेस टेंशन की वजह से नीचे बैठ जाएगा, ठीक है? सल्फर पार्टिकल जो है श्रिंक हो जाता है नीचे। उसके बाद चलते हैं अपन बाइल पिगमेंट्स के लिए या फिर बिलीरुबिन के लिए अपन जो है 10% बेरियम क्लोराइड फोकार्ट्स रिएजेंट अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं अपन? फोकार्ट्स मेथड। जो है मेलिन्स मेथड भी अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो है एक मेलिन्स मेथड होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पर अपन जनरली फोकार्ट्स मेथड यूज़ करते हैं। एग्जाम में भी आपको यही लिखना है। BaCl2 जो होता है बेटा ये रिएक्ट करता है सल्फेट्स के साथ, ठीक है? फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट, जो कि किसको प्रेसिपिटेट कर देता है बेटा? ठीक है? हाँ, विच एब्ज़ॉर्ब बिलीरुबिन, ठीक है? बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि बिलीरुबिन को एब्ज़ॉर्ब करता है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डीनेचर कर देता है प्रोटीन को। फेरिक क्लोराइड जो है ऑक्सीडाइज़ करता है बिलीरुबिन को ग्रीन कलर के बिलीरुबिन में, ठीक है? तो ब्लू ग्रीन कलर यहाँ पे डेवलप होता है। समझ में आया क्या बोला इसने? कि सर BaCl2 अपन यूज़ कर रहे हैं जो कि रिएक्ट करेगा किसके साथ? सल्फेट के साथ यूरिन में, और ये बेरियम सल्फेट को बेसिकली क्या करेगा? बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट, ठीक है? BaCl2 से बेरियम सल्फेट बन रहा है जो कि बिलीरुबिन को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। फिर जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है डीनेचर कर देगा प्रोटीन को एंड फेरिक क्लोराइड को, और ऑक्सीडाइज कर देगा बेसिकली जो फेरिक क्लोराइड है वो बना है वो ऑक्सीडाइज कर देगा ग्रीन कलर के बिलीवरेडिन को, जिससे ब्लू ग्रीन कलर का जो है प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये आपको ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद है यूरोबिलिनाजन के लिए अपन एलरिच रिएजेंट यूज़ करते हैं। इसमें पी डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाइल्डिहाइड जो है कंसंट्रेटेड HCl में यूज़ किया जाता है। यूरोबिलिनोजिन जो है इसके साथ पी डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाइल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। इज़ इन अ स्ट्रांगली एसिडिक एनवायरनमेंट, एक बहुत ही स्ट्रांग एसिडिक एनवायरनमेंट अपन देते हैं, और प्रोड्यूस करता है क्या? रेडिश पिंक, ठीक है? क्रोमोफोर जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या है चेरी रेड कलर का जो है यहाँ पे अपन को कलर दिखता है, ठीक है? उसके बाद ब्लड के लिए जो है अपन बेंजीडीन टेस्ट करते हैं, इसके लिए अपन एलरिच टेस्ट करते हैं, ठीक है? बेंजीडीन रिएजेंट जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जो है ब्लू ग्रीन कलर जो है देता है। इसका इसका जो है इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली कि सर पर ऑक्सीडेज लाइक एक्टिविटी। अब जो मेरा यहाँ पे देखना मैं लिखता हूँ कि सर जो मेरा हीमोग्लोबिन होगा ना सर, हीमोग्लोबिन, ठीक है? हीमोग्लोबिन के पास क्या है बेटा? सर हीमोग्लोबिन के पास पर ऑक्सीडेज लाइक एक्टिविटी होती है, जो कि क्या करता है सर, जो H2O2 जो अपन डाल रहे हैं ना यहाँ पे, उसको तोड़ के H2O में और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अभी एक जो नेसेंट ऑक्सीजन का जो एक जो मॉलिक्यूल है ये बेंजीडीन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ब्लू ग्रीन कलर जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है? तो ये अपन ने इसके बारे में देखा। अब यहाँ पे आप इसका जो है इस डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं कि सर केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए अपन को कैसे सैंपल को प्रिपेयर करना पड़ता है, कैसे स्टार्ट करना पड़ता है। सबसे पहले अपन सैंपल लेते हैं, ठीक है? 5 ml जो है यूरिन का सैंपल लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है? सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है कि सर उसका जो सुपरनेटेंट है वो तो अलग कर देते हैं, अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं सुपरनेटेंट स्मॉल ट्यूब में, और उसमें सल्फोसैलिसिलिक एसिड ऐड करके उसको 5 मिनट के लिए ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है?
या फिर उसमें और भी जो टेस्ट हैं अपन कर सकते हैं। और जो सेडिमेंट नीचे बैठता है, ठीक है? जो सेडिमेंट रहेगा उसको अपन क्या करेंगे बेटा, हाँ, एक ग्लास स्लाइड पे उसको प्लेस करेंगे, मतलब उस सेडिमेंट को एक ग्लास स्लाइड पे डालेंगे, ऊपर से उसके क्या लगा देंगे बेटा अपन, जैसे ऊपर से उसके कवर स्लिप लगा देंगे। ये अपन ने कवर स्लिप लगा दी, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेंगे। तो ये अपना माइक्रोस्कोप के एग्जामिनेशन के बारे में अपन ने देखा, ठीक है? केमिकल एग्जामिनेशन में अभी तक अपन ने पढ़ा कि सर रिएजेंट क्या होते हैं, केमिकल प्रिंसिपल क्या है, और पॉजिटिव रिजल्ट कैसा ऑब्जर्वेशन अपन को दिखेगी। अब अपन चलते हैं सर, इसका जो है इसका जो प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है? प्रोसीजर मैं इस इमेज के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग क्या करेंगे, जो थ्योरी नोट्स लिखे हुए हैं, उनसे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो बेनेडिक्ट टेस्ट का प्रोसीजर देखना कि सबसे पहले अपन ने 5 एमएल बेनेडिक्ट रिएजेंट लिया, एक टेस्ट ट्यूब में। उसी टेस्ट ट्यूब में अपन ने 8 ड्रॉप यूरिन की डाली, फिर उसको बॉयल करा 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है? ठंडा करने पर जो है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये इसका प्रोसीजर हो जाता है। रिज़ल्ट क्या आएगा कि सर अगर रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का पीपीटी बन रहा है, इसका मतलब क्या है, शुगर प्रेज़ेंट है। उसके बाद अपन ने कीटोन बॉडीज़ के लिए करा, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर कीटोन बॉडीज़ के लिए अपन ने क्या करा सर, अपन ने जो पिंच ऑफ पाउडर मिक्सचर ऑफ कीटोन, मतलब जो कीटोन बॉडीज़ है उसको मिक्स करा, ठीक है? और यूरिन ड्रॉप डाली, मतलब यूरिन की 1 से 2 ड्रॉप डाली और ऑब्ज़र्व करा कलर को, ठीक है? हाँ, ये कीटोन बॉडीज़ के लिए हो गया। उसके बाद है बाइल रुथेरास टेस्ट भी अपन कर सकते हैं। बाइल पिगमेंट या यूरोबिलिनोजन के लिए यहाँ पे दे रखा है कि सर यूरिन भरा अपन ने 1/3 टेस्ट ट्यूब में, 10 ग्राम उसमें बेरियम क्लोराइड डाला इक्वल क्वांटिटी में, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करा 1500 आरपीएम पे, फिर सुपरनेटेंट को ट्रांसफ़र करा, फिर उसमें एलरिच रिएजेंट डाला, ठीक है? एलरिच रिएजेंट डालने के बाद बेटा उसको अपन ने 5 मिनट रखा, 5 मिनट रखने के बाद ऑब्ज़र्व करा कलर चेंज, अगर कलर चेंज होता है, ठीक है, तो यूरोबिलिनोजन जो है प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? उसके बाद अपन 1 से 2 ड्रॉप जो है फोकाट रिएजेंट की इसी में डाल देंगे सेडिमेंट में ही, ठीक है? और अगर ग्रीन कलर का जो है यहाँ पे अपन को सेडिमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि सर अपना जो है फोकाट टेस्ट पॉज़िटिव है, ठीक है? ये समझ में आ गया। उसके बाद ओकल्ट ब्लड के लिए क्या करते हैं कि सर बेंज़ोडिन पाउडर डालेंगे और 1 2 से 3 ड्रॉप जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड की डालते हैं, ठीक है? और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे बाद में, ठीक है? यूरिन में है ना, ये यूरिन की बात हो रही है। उसमें अपन ने ये सब चीज़ें डाली। फिर उसके बाद जो है अपन ने उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने के बाद यूरिन डाला बाद में, है ना? यूरिन में नहीं डाल रहे हैं, यूरिन बाद में डाला, ठीक है? तो प्रोसीजर जो है थोड़ा-सा डिफ़र भी कर सकता है, ठीक है? और ब्लू ग्रीन कलर अगर अपन को दिखता है तो इसका मतलब क्या है बेटा, ब्लड प्रेज़ेंट है। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स में कुछ नहीं करते कि सर अपन 10 एमएल यूरिन लेते हैं, उसमें सल्फर ग्रैन्यूल जो है स्प्रिंकल करते हैं, और अगर जो है सल्फर ग्रैन्यूल नीचे बैठ जाते हैं, इसका मतलब यूरिन के अंदर जो है बाइल सॉल्ट्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो अपन ने डायग्राम के थ्रू समझ लिया, यही जो सब कुछ है इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है। तो ये आपके पढ़ने के लिए लिखा हुआ है। आप लोग उसको पढ़ लेना ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सको, ठीक है? हाँ, तो इसको आप पढ़ सकते हो, इसी को रट के आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब अपन चलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन ऑफ यूरिन में। प्रोसीजर क्या है कि सर सबसे पहले अपन ने 10 एमएल यूरिन लिया, उसको 2000 से लेके 3000 आरपीएम पे 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करा। फिर जो सुपरनेटेंट, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है सर, उसको अपन ने वहाँ से हटा दिया, और जो सेडिमेंट है सर उसको, सेडिमेंट जो है उसको सिर्फ़ 0.5 एमएल सेडिमेंट के साथ अपन ने छोड़ा, और उसको क्या, मतलब जो सेडिमेंट है 0.5 एमएल उसके साथ रहना भी चाहिए ना, पूरा सूखा-सूखा तो फिर उसका जो है वेट माउंट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है? उसको अपन ने एक ड्रॉप जो है ग्लास स्लाइड पे रखा, कवर स्लिप लगाई और एग्ज़ामिन करा। 10x का जो पावर है या 40x की जो पावर है, ठीक है? अब की माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स अपन को क्या-क्या दिखेंगे कि सर सेल दिखेगी, कास्ट दिखेंगे, क्रिस्टल दिखेंगे, ऑर्गेनिज़्म, अदर्स। तो ये याद रखना बेटा क्या-क्या दिखेंगे, वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और आपको लिखना भी ये पड़ेगा, ठीक है? तो सेल्स में सर अपन को आरबीसी दिख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल, ओवल फैट बॉडीज़ दिखेंगे। कास्ट में 2 तरह की कास्ट होती हैं, सेलुलर कास्ट और नॉन सेलुलर कास्ट। सेलुलर कास्ट में रेड ब्लड सेल कास्ट हो सकती है, डब्ल्यूबीसी कास्ट हो सकती है, रीनल एपिथेलियल सेल हो सकती हैं, ये रीनल एपिथेलियल सेल की कास्ट हो सकती हैं, ठीक है? उसके बाद नॉन सेलुलर में हाइलिन कास्ट, ग्रैनुलर, वैक्सी, फैटी कास्ट हो सकती हैं। उसके बाद क्रिस्टल्स की बात होगी, तो नॉर्मल क्रिस्टल हो सकते हैं, एब्नॉर्मल। नॉर्मल मतलब हर एक इंसान में जो क्रिस्टल मिल रहे हैं अपन को, और एब्नॉर्मल मतलब बीमार इंसान में जो अपन को मिल रहे हैं, ठीक है? तो यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट, एमॉर्फस यूरेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट और यूरेट के क्रिस्टल अपन को मिल सकते हैं। एब्नॉर्मल में सिस्टीन के, कोलेस्ट्रॉल के, बिलिरुबिन के, ल्यूसिन के, टायरोसिन के, सल्फोनामाइड्स के। ऑर्गेनिज्म में क्या क्या मिल सकता है, नॉर्मली सारे ऑर्गेनिज्म जो है एब्सेंट होते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया, यीस्ट सेल, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ये अपना एक यूटीआई कॉज़ करने वाला, यूटीआई कॉज़ करने वाला नहीं, फीमेल्स में वजाइना को इन्फेक्ट करने वाला जो है बैक्टीरिया होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। उसके बाद माइक्रोफाइलेरिया दिख सकता है, फिर
शिस्टोसोमा हेमेटोबियम ये अपना पैरासाइट होता है, ये अपन को दिख सकता है, ठीक है? अदर में जो है स्पर्म सेल्स भी दिख सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल्स में ही ज़्यादा चांसेस हैं, फीमेल्स में कॉपुलेशन के बाद दिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है अपना आरबीसी जो है कैसे दिखेंगी, बायोकॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क जो है अपन को दिखेंगी, और कब इंक्रीज़ होती है बेटा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में या फिर रीनल कैलिकुलाई में। जब भी रीनल कैलिकुलाई का मतलब क्या होता है? रीनल कैलिकुलाई का मतलब आपको पता होना चाहिए। सर रीनल कैलिकुलाई का मतलब क्या है? पथरी। जब भी स्टोन हो रखा है, पथरी हो रखी है, तो वहाँ पे जो है ये दिखेंगे अपन को, ठीक है? तो कब-कब दिखेंगे सर? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में और रीनल कैलिकुलाई में अपन को ये दिख रहे होंगे, ठीक है? पस सेल्स सर अपन को कब दिखेंगे? पायूरिया। पायूरिया मतलब क्या होता है? कि पस का यूरिन में आना, उसको अपन पायूरिया बोलते हैं, ठीक है? न्यूक्लिएटेड होंगे, ग्रैनुलर, 5 से ज़्यादा अगर हाई पावर फील्ड पे दिख रहे हैं तो उसको अपन पायूरिया बोलते हैं, ठीक है? हाइलिन कास्ट जो है नॉर्मल इन लो नंबर, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें बहुत ही कम नंबर में प्रेज़ेंट होती हैं। आरबीसी कास्ट जो है बेटा अपन को ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में दिखेगी। डब्ल्यूबीसी कास्ट जो है अपन को पाइलोनेफ्राइटिस में अपन को दिखेगी, ठीक है? समझ में आ गया? उसके बाद है बेटा कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट के जो है क्रिस्टल कैसे होते हैं? एनवेलप शेप के होते हैं, डंबल शेप, ठीक है? कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं सर? एनवेलप शेप के, ठीक है? एनवेलप जैसा होता है ना अपना, ऐसा लिफ़ाफ़ा होता है, ठीक है? तो उसके शेप के जो है अपन को क्रिस्टल दिखेंगे, कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट के, या फिर डंबल शेप के भी आप उनको बोल सकते हो। ट्रिपल फॉस्फेट के जो है कॉफ़िन लिड के जैसे दिखते हैं, और यूरिक एसिड के जो है अपन को डायमंड या फिर रोज़ेट शेप के दिखते हैं, ठीक है? इतना ही डिटेल में आपको यूरिन को पढ़ना है, इसको अच्छे से रट जाना, ठीक है? यूरिन बहुत ही कंपल्सरी है, अभी तक मैंने आपको जो यूरिन पढ़ाया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही कंपल्सरी है, इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ जाना, इसी में से जो है यही जो है पेपर में आता है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे, जो कि है पीबीएफ। पीबीएफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पीबीएफ भी मतलब थ्योरी में लिखने के लिए पूछा जाता ही है, ठीक है? पीबीएफ में क्या है सर, पेरिफेरल ब्लड फ़िल्म की बात हो रही है एग्ज़ामिनेशन की, ठीक है? इसमें इंट्रोडक्शन में अपन क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन या एम में आप क्या लिखोगे कि सर प्रिपरेशन, स्टेनिंग और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अपन पीवीएफ का यहाँ पे करने वाले हैं, ताकि सेलुलर मॉर्फोलॉजी को, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को, प्लेटलेट की एडिक्वेसी मतलब प्लेटलेट पूरे नंबर में प्रेजेंट है या नहीं है, और स्क्रीनिंग फॉर हेमेटोपैरासाइट मतलब जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट हो गया, उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए भी इसको कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है? प्रिंसिपल क्या होता है कि सर इसमें रोमानोव्स्की स्टेन अपन यूज़ करते हैं। रोमानोव्स्की स्टेन की क्या खास बात है कि सर इसमें मिथाइलिन ब्लू होती है और ईओसिन होती है। मिथाइलिन ब्लू एक बेसिक डाई होती है जो कि एसिडिक पार्ट को स्टेन करती है, जैसे कि सेलुलर न्यूक्लियाई। सर न्यूक्लियाई एसिडिक क्यों है? क्योंकि सर इसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। अगर पीवीएफ आता है तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है उसका, है ना? क्यों? क्योंकि सर ये जो है वाइवा के लिए जो है इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अगर पीवीएफ आता है तो, ठीक है? क्या पूछ सकते हैं सर वाइवा में कि इसका ये कैसी होती है? रोमानोव्स्की ग्रुप ऑफ स्टेन होती है। अब सर रोमानोव्स्की ग्रुप ऑफ स्टेन की क्या खास बात है कि सर इनमें मिथिलीन ब्लू यूज़ हो रही होती है, ठीक है? अरे यार! क्या यूज़ होती है बेटा इनमें? मिथिलीन ब्लू, ठीक है? मिथिलीन ब्लू यूज़ होती है। सर मिथिलीन ब्लू क्या है? सर ये पॉज़िटिवली चार्ज होती है जो कि एसिडिक पार्ट को जो है बाइंड करती है, जो कि अपना डीएनए, आरएनए, ठीक है? इयोसिन क्या होती है बेटा? इयोसिन जो है बेटा अपनी एसिडिक होती है, जो कि बेसिक पार्ट को, एसिडोफिलिक कंपोनेंट को स्टेन करती है, ठीक है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बाइंड करती है, जैसे कि आरबीसी का साइटोप्लाज्म, इयोसिनोफिल्स के ग्रैन्यूल्स, ठीक है? इसके बाद इसका प्रोसीजर देख लो। प्रोसीजर आपने कभी अगर लाइफ में प्रैक्टिकल करा है तो आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। बाकी अगर आपको स्टैंडर्ड जाना है तो ये वाला जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये वाला लिखने की ट्राई करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले स्मीयर प्रिपरेशन का क्या प्रोसीजर होता है? स्मीयर कैसे बनाया जाता है? कि सर 1 ड्रॉप जो है ईडीटीए ब्लड लेते हैं अपन 2 से 3 एमएम डायमीटर की, ठीक है? कितने एमएम की सर? 2 से 3 एमएम डायमीटर की 1 ड्रॉप ईडीटीए ब्लड लेते हैं। कहाँ पे ले रहे हैं सर? देखो यहाँ पे ध्यान से, कहाँ पे ले रहे हैं सर अपन ईडीटीए ब्लड? हुँ, हुँ। क्या? अपन क्या लेते हैं सर, ईडीटीए जो है ब्लड लेते हैं अपन 1 से 2, ये मान लो मेरी स्लाइड है, तो स्लाइड में अपन ने 1 से 2 ड्रॉप जो है ईडीटीए ब्लड लिया, ठीक है? जो कि कितने एमएम का होना चाहिए सर? ब्लड है तो सर रेड से ही ले लो तो अच्छा लगेगा थोड़ा-सा, ठीक है? चलो बेटा आप कह रहे हो तो रेड से ले लो, ठीक है? तो अपन ने 1 से 2 मतलब 1 ड्रॉप जो है ब्लड लिया 2 से 3 एमएम साइज़ का, ठीक है? 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्रॉस्टेड एज, ठीक है? यहाँ से जो है अपन ने 1 सेंटीमीटर अवे लिया है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर अपन ने लिया है। हाँ, यहाँ से क्या लिया है बेटा अपन ने 1 सेंटीमीटर दूर लिया है, इतना पतला आपको दिख ही नहीं रहा होगा। यहाँ से क्या लिया है बेटा अपन 1 सेंटीमीटर दूर, ठीक है? उसके बाद अपन ने क्या करा सर, एक स्प्रेडर को स्प्रेड करा 30। अब ये भी वाइवा का क्वेश्चन है कि वो पूछ सकता है कि कितना जो है अपन ने
वो मतलब कितना स्प्रेड करा, मतलब उसका एंगल कितना लिया है स्प्रेडर का, ठीक है? अपन ने यहाँ पे एक स्प्रेडर लिया, ठीक है? इस तरीके से नहीं लेंगे, ठीक है? अपन ने क्या करा बेटा, एक स्प्रेडर लिया, ठीक है? एक यहाँ पे क्या करा बेटा, अपन ने स्प्रेडर लिया, स्प्रेडर स्लाइड लिया और उससे क्या करा सर, इसको अपन ने स्प्रेड करा। अब इसके बीच का एंगल कितना होगा, 30 टू 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल होगा। तो इसको अपन ड्रॉप को पुश करेंगे, स्प्रेडर को थोड़ा सा पहले पुल पीछे की तरफ खींचेंगे, जब तक जो है पूरी ड्रॉप यहाँ पे फैल ना जाए, ठीक है? फैलने के बाद इसको अपन जो है ब्लड को स्प्रेड करेंगे इवनली, स्मूथ एंड रैपिड पुश जो है स्प्रेडर का फॉरवर्ड अपन आगे की तरफ पुश करेंगे, ताकि एक टंग शेप का जीभ के आकार का जो है अपने अपना जो है स्मेयर बन सके। फिर उसको अपन एयर ड्राई कर लेंगे, इमीडिएटली सुखा लेंगे, फिर जो है लीशमान स्टेन से स्टेन करेंगे। बहुत ईजी होता है बेटा। अपन ने क्या करा, उसको एयर ड्राई करा हॉरिजॉन्टली खड़ा करके, ठीक है? उसके बाद अपन ने उस पे लीशमान स्टेन डाली 1 से 2 मिनट के लिए, ठीक है? उसके बाद अपन ने ऐड करा उसमें क्या, डबल वॉल्यूम, जितना जितना मैंने, मान लो मैंने 8 ड्रॉप से लीशमान स्टेन की डाली, ठीक है? तो उस पे मैं 6.8 पीएच वाला जो बफर वाटर है वो डालूँगा, कितना, डबल। जैसे 8 ड्रॉप डाली तो 16 ड्रॉप जो है मैं डालूँगा, ठीक है? तो अगर आपसे करवा लें तो आप कर लेना, बहुत ही आसान है कि सर 1 से 2 मिनट के लिए पहले मैंने जो है लीशमान स्टेन डाली। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर ये ऐसा क्यों करा? ठीक है, तो ये फिक्सेशन की स्टेप होती है। इसके अंदर जो मेथनॉल होता है वो क्या करता है बेटा, फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने उसको मिक्स करा जेंटली, 8 से 10 मिनट के लिए उसको रखा, फिर उसको रनिंग टैप वाटर में धो लिया, ठीक है? रनिंग टैप वाटर में क्या कर लिया बेटा, अपन ने उसको धो लिया। आइडल स्मेयर कैसा होना चाहिए कि सर उसका हेड जो है थिक होना चाहिए, सेल्स आर ओवरलैपिंग एंड स्क्वीज्ड, जो हेड होगा वो थिक होना चाहिए, ठीक है? ये अपना हेड होता है ना, ये हेड हो गया, ठीक है? ये इसकी हो गई टेल, ठीक है? और ये सेंटर वाला होता है इसका बॉडी होता है, ठीक है? तो ये बोल रहा है हेड जो है बेटा उसका कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। बॉडी जो है मिड वाला रीजन होता है, और आइडल ज़ोन या फिर मोनो लेयर जो है उसकी मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है? एक पतली सी लेयर जो है यहाँ पे बननी चाहिए। एरिया नियर द टेल वेयर आरबीसी आर लाइंग साइड बाय साइड विदाउट टचिंग और ओवरलैपिंग, ठीक है? ये वो एरिया होता है जहाँ पे आरबीसी जो है लाई करती हैं साइड बाय साइड। उसके बाद टेल जो होती है फेदर एंड होते हैं। अब यहाँ तक आते-आते जो ब्लड कम रह जाता है, तो फेदर जैसा जो है यहाँ पे अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है? ये जो डायग्राम है आप इससे भी पढ़ के जा सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस डायग्राम से ही पढ़ के आप कवर कर सकते हो। सबसे पहले 1 ड्रॉप ब्लड की ली, ठीक है? या तो अपन ने सिरिंज से ले ली, या फिर अपन ने अपनी कैपिलरी मतलब स्किन पंचर से ले ली, ठीक है? 1 ड्रॉप ब्लड की ली, ये अपनी स्प्रेडर स्लाइड है, ये अपनी नॉर्मल स्लाइड है। स्प्रेडर स्लाइड को अपन ने रखा, पहले अपन ने इसको पीछे की तरफ खींचा, इसके बीच का जो एंगल है ये कितना बेटा, 30 टू 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है? 30 टू 35 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी सही है, ठीक है? उसके बाद अपन ने इसको जो है पीछे की तरफ खींचा, ताकि जो ब्लड है यहाँ पे फैल जाए। अब ये ब्लड सर यहाँ पे फैल गया, तो अपन ने इसको पुश कर दिया, पुश करके जो है ये बेकार स्मेयर है, क्योंकि इसमें जो ऐसे लाइनें बन गई, ये बिल्कुल सही स्मेयर है, ठीक है? और उसके बाद इसको अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सिस्टमिक माइक्रोस्कोप में सबसे पहले अपन लो पावर पे देखते हैं 10x पे, ताकि अपन उसको बिठा सकें, उसको अपन उसकी फ़ील्ड को अपन देख मतलब उसकी फ़ील्ड को आइडेंटिफ़ाई कर सकें, ठीक है? ताकि ओवरऑल स्मेयर की क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकें। स्कैन करेंगे फेदर्ड एजेस को फॉर फिब्रिन क्लोट, कि वहाँ पे कोई फिब्रिन क्लोट तो प्रेज़ेंट नहीं है, प्लेटलेट क्लम्प तो प्रेज़ेंट नहीं है, लार्ज एब्नॉर्मल सेल्स तो प्रेज़ेंट नहीं है। फिर उसके बाद उसको अपन हाई पावर पे ऑयल इमर्शन पे अपन उसको देखते हैं 100x पे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को देखते हैं। आरबीसी को देखेंगे, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को देखेंगे और प्लेटलेट्स को देखेंगे, ठीक है? इसके बारे में आप ये पढ़ सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यूँ बोल देना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिख देना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अपन देखते हैं। अब चलते हैं अपन अपना डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये भी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है, ठीक है? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा सर, अपन ने यूरिन पढ़ लिया, देखो यहाँ पे, सर अभी तक अपन ने सर यूरिन पढ़ लिया, ठीक है? उसके बाद सर अपन ने पीबीएफ पढ़ा कि सर पीबीएफ कैसे बनाते हैं और उसको स्टेन कैसे करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है सेकंड ईयर के लिए। अब अपन जो है जो है डीएलसी पढ़ेंगे। डीएलसी भी जो है बेटा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? हाँ, डिप्लोमा के लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिग्री की बात होती तो फिर दूसरे अपन और स्टेनिंग या फिर एचएनई और वो सब भी पढ़ते हैं, ठीक है? अब अपन चलते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब क्या है कि सर अलग-अलग डब्ल्यूबीसी को अलग-अलग काउंट करना, बेसिकली डब्ल्यूबीसी का अलग-अलग काउंट करना। तो डब्ल्यूबीसी तो एक ही है, नहीं बेटा, डब्ल्यूबीसी अपने पास 5 तरह की होती हैं। कौन-कौन से 5 तरह की होती हैं वो आप इस डायग्राम से देख सकते हो। जैसे डब्ल्यूबीसी बेसिकली अपने पास क्या है सर, ल्यूकोसाइड 5 टाइप की हैं। कौन-कौन से 5 टाइप की बेटा, ल्यूकोसाइड डब्ल्यूबीसी 2 तरीके से क्लासिफाई होती हैं, एक तो ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट वो होती हैं सर जिनमें ग्रैन्यूल जो है प्रेज़ेंट होते हैं। एग्रैन्युलोसाइट वो होती हैं सर जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेज़ेंट नहीं होते हैं, ठीक है? ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल आती हैं, एज़ोनोफिल आती हैं, बेसोफिल्स आती हैं, और एक ग्रैनुलोसाइट में बेटा अपनी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आती हैं।
सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल प्रेज़ेंट होती हैं 50 से 70। अगर पीबीएफ आता है या फिर नहीं भी आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है। पूछ सकता है भाई कितना कौन-सा कितना परसेंट प्रेज़ेंट है, वाइवा में पूछ लेगा, लिखने में आ जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। एओसिनोफिल 1 से 4% प्रेज़ेंट होती हैं, बेसोफिल 0.2 से 1% या फिर एब्सेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट 25 से 45% प्रेज़ेंट होंगी और मोनोसाइट जो है 2 से 8% प्रेज़ेंट होंगी। अब चलते हैं अपन वापस से अपने डब्ल्यूबीसी डीएलसी पर। डीएलसी क्या होता है बेटा? डिटरमाइन करता है रिलेटिव परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। मतलब अपने पास सर 5 तरह की डब्ल्यूबीसी हैं, अब उनकी कितनी-कितनी परसेंट है, ठीक है? अभी अपन ने देखा सर न्यूट्रोफिल जो है अपनी 40 से 70% है, लिम्फोसाइट 20 से 40% है और मोनोसाइट 2 से 8% है, इओसिनोफिल 1 से 6% है और बेसोफिल हाँ, तो आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो या फिर इसको याद कर सकते हो, एक ही बात है ना? दोनों दोनों सेम ही हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हर जगह आपको डिफ़रेंस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? ये करता है हेल्प करता है डायग्नोस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को, ल्यूकीमिया को, एलर्जिक रिस्पॉन्स को या इम्यून रिस्पॉन्स को। आप चाहो तो इतना ही जो है इंट्रोडक्शन या फिर एम लिखकर छोड़ भी सकते हो और अगर आपको याद रह जाए तो आप इतना भी लिख सकते हो। समझ में आया? अपन चलते हैं सर नॉर्मल रेंज या और नॉर्मल रेफरेंस रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको बिल्कुल रट लेना, अच्छे से रट लेना इसको। क्या करना है बेटा? अच्छे से सर इसको हमको रटना है, ठीक है? तो क्या देख रहे हैं सर? सेल टाइप देख रहे हैं कि कौन से तरह का सेल अपने पास है। नॉर्मल रेंज देख रहे हैं सर उसकी और उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है वो देख रहे हैं, ठीक है? तो न्यूट्रोफिल कितना होता है सर? 40 से 70% प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? न्यूट्रोफिल कितना प्रेज़ेंट होता है बेटा? 40 से 70% प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? फेगोसाइटोसिस करता है सर ये बैक्टीरिया का और बैक्टीरिया नेक्रोटिक सेल, जो बैक्टीरिया और नेक्रोटिक सेल होते हैं उनका फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस मतलब उनको खा लेता है, खाकर उनको खत्म कर देता है, ये उनका फेगोसाइटोसिस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने होते हैं बेटा? अपने 20 से 40% प्रेजेंट होते हैं और ये सेलुलर और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो भी अपनी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मोनोसाइट जो है अपने 2 से 8% प्रेजेंट होते हैं। आप चाहो तो ये फंक्शन वाला पार्ट तो क्योंकि आपने थ्योरी में पढ़ा ही होगा, ये भी फेगोसाइटिस करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है? और टिश्यू मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट, ठीक है? समझ में आ गया? ये थोड़ी-सी लाइनें टेढ़ी बन गई यहाँ पे। उसके बाद इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या होते हैं सर? 1 से 6% प्रेजेंट होते हैं एलर्जिक रिएक्शन में या फिर डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट में ये अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? उसके बाद बेसोफिल जो है नॉर्मली एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत ही कम कंसंट्रेशन प्रेजेंट होते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी वाली रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अपने लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? समझ में आया? ये अपन ने टेबल को देख ही लिया था, ग्रैनुलोसाइट को आप यहाँ से समझ सकते हो, देखना ध्यान से। सर ग्रैनुलोसाइट के बारे में यहाँ पे देखना। तो ग्रैनुलोसाइट वो होते हैं सर जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सर ग्रैनुलोसाइट वो है जिनमें ग्रैन्यूल प्रेज़ेंट होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल है अपना, इओसिनोफिल और बेसोफिल है। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली टेबल आप फिर भी एक बार को इतनी-इतनी तो पढ़ लेना, इतनी-इतनी तो। बाकी इधर वाली स्किप कर सकते हो आप। पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? अब वो पूछ लेगा आपसे एग्ज़ामिनर कि बताओ न्यूट्रोफिल आपने स्लाइड देख रहे हो, न्यूट्रोफिल का कैसे पता लगाओगे? ठीक है, तो न्यूट्रोफिल जो है बेटा 10 से 14 माइक्रोमीटर का होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या होती है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखना ध्यान से, देखो। मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ कि सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है सर? इसके अंदर 2 से 5 लोब्स होते हैं ना, न्यूट्रोफिल के अंदर कैसे होते हैं बेटा? 2 से 5 लोब्स होते हैं, ठीक है? और इओसिनोफिल में क्या होता है बेटा? चश्मे के आकार के का न्यूक्लियस होता है, ठीक है? और बेसोफिल में क्या होता है बेटा? एस के शेप का न्यूक्लियस होता है। तो ये बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर वो पूछे कि भाई कैसे पता लगाओगे कि न्यूट्रोफिल है, कि इओसिनोफिल है, बेसोफिल है? सर न्यूट्रोफिल जो होता है अपना, उसमें 2 से 5 लोब का न्यूक्लियस होता है और फाइन क्रोमैटिन स्ट्रैंड्स होते हैं। ये इतना मतलब ये भी आप बता सकते हो, याद रह जाए तो। पर मोटी बात ये है कि सर 2 से 5 लोब न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज़्म पेल पिंक होता है, फाइन इलियक लिलियक या फिर पर्पल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है? ये याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, पर ये ज़रूर याद रहना चाहिए, ठीक है? उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है ईओसिनोफिल का बेटा कैसा होता है? स्पेक्टिकल शेप का होता है। साइटोप्लाज़्म कैसा होता है बेटा? कोरस यूनिफ़ॉर्म ब्रिक रेड या फिर ब्राइट ऑरेंज पिंक कलर का होता है, ठीक है? बेसोफिल में एस शेप का होता है। साइटोप्लाज्म जो है ओवरलेड विथ कोरस डार्क पर्पल ब्लैक ग्रैन्यूल्स दैट कंटेन हिस्टामिन। इसमें जो है साइटोप्लाज्म के अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। अब सर जैसा इनके अंदर है वैसा ही अपने एग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। एग्रैनुलोसाइट जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो लिम्फोसाइट एक एग्रैनुलोसाइट है जो कि 2 तरह का होता है। एक तो स्मॉल लिम्फोसाइट, एक लार्ज लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट में 7 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, लार्ज लिम्फोसाइट 12 से 15 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है?
न्यूक्लियस जो है बेटा इसमें सिंगल होता है, डेंस राउंड ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसमें सिंगल ही एक ही न्यूक्लियस होता है और इस तरीके से होता है कुछ। देखो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। सर ये सॉरी इस तरीके से देखना, सर जो न्यूक्लियस है वो ये अपना एक लिम्फोसाइट है। जो न्यूक्लियस रहेगा ना बेटा वो पूरे इस लिम्फोसाइट को कवर करके रखता है, ठीक है? न्यूक्लियस जो रहेगा बेटा मतलब जो इसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो ज़्यादातर जो एरिया रहेगा उसको कवर करके रखता है। समझ में आया? ये ऑरेंज वाला जो मैंने यहाँ पे सर आपको बना के बताया है, ये क्या है? ऑरेंज वाला जो मैंने आपको बना के बताया ये क्या है बेटा? ये है सर मेरा हाँ, ऑरेंज वाला जो बना के बताया है, ये क्या है सर? ब्लैक कलर आ गया। ये ऑरेंज वाला जो है सर ये मेरा न्यूक्लियस है और ये जो पिंक वाला जो मैंने आपको बना के बताया ये मेरा जो है पूरा सेल है और इसमें साइटोप्लाज़्म बहुत कम सा रह जाता है। ठीक है, मोनोसाइट में क्या होता है सर न्यूक्लियस जो है किडनी बीन शेप का, हॉर्स शू शेप का होता है। ठीक है? तो चलते बेटा अपन प्रैक्टिकल काउंटिंग कैसे करते हैं? अभी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करते बेटा प्रैक्टिकल काउंटिंग में अपन को ऐसे ऐसा एक बॉक्स बनाना पड़ता है बड़ा-सा, उसमें ऐसे 100 बॉक्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है? कितने 1, 2, 3 ठीक है? तरीके से अपन को क्या करने पड़ते हैं बेटा, इस तरीके से 100 बॉक्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है? अब उन 100 बॉक्स में अपन को क्या देखो यहाँ पे इमेज भी होगी अपने पास, ये देखो। इस इमेज में देखिए, सर अपन को क्या करना पड़ता है सर ऐसे 100 बॉक्स जो है बनाने पड़ते हैं। मतलब 100 बॉक्स जो है या तो अपने पास बने-बनाए मिल जाएँगे अपन को एग्ज़ाम में। बहुत बार वो शीट जो प्रोवाइड करते हैं उसमें बने होते हैं या फिर अपन को खुद को बनाने रहेंगे। ऐसे 100 बॉक्स और उसमें जो सेल अपन को दिखती जाए, ठीक है? मान लो अपन को न्यूट्रोफिल दिखी तो अपन ने पी लिख दिया ना, पॉलीमॉर्फ जो है इनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसलिए पी लिखते हैं ना। तो न्यूट्रोफिल दिखी तो पी लिख दिया, जो है अपन को लिम्फोसाइट दिखी तो एल लिख दिया, फिर न्यूट्रोफिल दिखी तो पी लिख दिया। ऐसे करके जो अपन को उसमें दिखती जाएगी या तो अपने पास काउंटर हो, ठीक है? जो अपने पास डिफरेंशियल सेल काउंटर हो या तो, या अपन अपने पास जो है सर ऐसा एक बॉक्स बना हुआ हो, उसमें अपन को जो भी माइक्रोस्कोप में दिखता जाएगा वो अपन लिखते जाएँगे, ठीक है? तो इसका प्रैक्टिकल इस इमेज से समझेंगे। जैसे सबसे पहले अपन ने क्या करा सर स्लाइड ली, ठीक है? उसको एक इस तरीके से जो है ग्लास रॉड पे रखा ताकि वो ये देखो यहाँ पे ये ग्लास रॉड पे रख दी, ठीक है? उसके बाद अपन ने क्या करा बेटा इस पे अपनी राइट या फिर लीशमान स्टेन का सॉल्यूशन डाला, इसकी स्टेनिंग कर ली, पूरी अपन ने स्टेनिंग कर दी। स्टेनिंग करने के बाद वॉशिंग करी, अभी मैंने आपको स्टेनिंग थोड़ी देर पहले ही बताया था। उसके बाद बेटा अपन ने इसको वापस सूखने के लिए रख दिया, फिर उसके बाद सर इसको अपन ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ठीक है? अब माइक्रोस्कोप में अपन जो है 100 सेल काउंट कर रहे हैं। ये पूरे जो डिब्बे हैं कितने बेटा 100, तो अपन 100 सेल काउंट करते हैं और लिखते जाते हैं जो-जो सेल अपन को दिखता जाता है, ठीक है? अब परसेंटेज अपन को निकालनी हो तो सर मान लो यहाँ पे जो है जो सेल मेरे को जितनी बार दिखा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर मान लो मेरे को जो है ठीक है? मेरे को जो है सर यहाँ पे ठीक है? जो सेल जितनी बार दिखा वो लिखते हैं। जैसे मान लो मेरे को सर न्यूट्रोफिल जो है यहाँ पे 60 न्यूट्रोफिल हैं, इसमें 100 में से 60 न्यूट्रोफिल हैं, तो उसकी परसेंटेज आप कैसे निकालोगे सर? सर डीएलसी जो रहेगा उसको लिख दोगे परसेंटेज में और टीएलसी या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है? और परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये तो एब्सोल्यूट नंबर निकालने वाली बात हो गई, ठीक है? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सर यहाँ पे मुझे 60 सेल दिखे, ठीक है? 60 और टोटल कितने 100, ठीक है? और इसको अपन मतलब 60 सेल दिखे, टोटल 100 है, उसकी 100 से इंटू कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो 100 से 100 कट जाएगा, परसेंटेज कितनी आएगी 60% आ जाएगी, ठीक है? तो ये इसका प्रोसीजर हो गया, ये मैंने आपको समझाया। अगर मान लो एब्सोल्यूट नंबर निकालना है कि सर मेरे को तो नंबर चाहिए कि कितने न्यूट्रोफिल हैं, ये तो आपने 60% तो परसेंट बताई, ठीक है? मैंने क्या बताई बेटा 60% तो सर आपने परसेंट बता दी, पर मैं चाहता हूँ नंबर। तो जितनी परसेंटेज आई है और जितनी टोटल डब्ल्यूबीसी है, मान लो टोटल डब्ल्यूबीसी सर 10,000, ठीक है? तो मैं उससे इसको इंटू कर दूँगा और 100 से डिवाइड कर दूँगा। 100 से डिवाइड क्यों करा? ताकि मैं परसेंटेज का साइन हटा रहा हूँ यहाँ से, समझ में आ गया? अब ये क्लिनिकल जो कंडीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये याद रखना कि न्यूट्रोफिलिया का मतलब क्या है कि सर जब न्यूट्रोफिल 70% से बढ़ रहे हैं, तो कब-कब होता है? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, टिश्यू नेक्रोसिस में और बर्न्स में ऐसा हो रहा होता है। जभी भी हाथ इंसान कोई जल जाता है, तो भी ऐसा होता है, ठीक है? न्यूट्रोपिनिया क्या होता है सर? न्यूट्रोफिल्स का कम होना। ये टेबल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब सर लो न्यूट्रोफिल काउंट जब है उसको अपन न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। ये क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन में जैसे टाइफाइड या फिर डेंगू के में। वैसे तो टाइफाइड जो है अपना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पर टाइफाइड के इन्फेक्शन में भी या फिर डेंगू के इन्फेक्शन में जो है बेटा अपना ऐसा हो रहा होता है। एप्लास्टिक एनीमिया में या फिर कीमोथेरेपी में जो है न्यूट्रोपीनिया होता है, ठीक है? उसके बाद है लिम्फोसाइटोसिस, मतलब लिम्फोसाइट्स का बढ़ना। 40% से अगर लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं, हाई लिम्फोसाइट को अपन लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं। ऐसा कब होता है सर? वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट बढ़ते हैं
इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो रहा है, या फिर हेपेटाइटिस हो रहा है, या फिर पार्टूसिस हो रहा है, ये सभी वायरल इन्फेक्शन है, या फिर ये कैंसर वाली कंडीशन होगी। सीएलएल क्या होता है? क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ये कैंसर हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद है सर इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स कब बढ़ते हैं बेटा? हाई इओसिनोफिल्स अगर 6% से ज़्यादा होते हैं उसको अपन इओसिनोफिलिया बोलते हैं, ठीक है, इओसिनोफिलिया। एलर्जिक डिसऑर्डर में, अस्थमा में, अब ये सब वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। डायरेक्ट पूछ लेगा भाई बताओ इओसिनोफिल कब बढ़ रहे हैं, तो एलर्जिक डिसऑर्डर बता दें, जैसे अस्थमा, हे फीवर, या फिर पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शन। मान लो कि सर पैरासाइट से इन्फेक्शन हो गया, तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। स्किन डिजीज आप बता सकते हो। मोनोन्यूक्लियोसिस मतलब मोनोसाइट कब बढ़ रहे हैं, तो सॉरी मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइट्स का बढ़ कितना 8% से ज़्यादा जो है मोनोसाइट हो रहे हैं, उसको अपन मोनोसाइटोसिस बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में, मलेरिया में, ये सब हो रहा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है अपना बेसोफिलिया। बेसोफिलिया का मतलब क्या होता है सर? बेसोफिल्स कब बढ़ रहे हैं, ठीक है, हाई बेसोफिल्स को बोल रहे हैं, ठीक है। डिग्रीज के बारे में नहीं पूछा जाएगा बेसिकली कि मोनोसाइट कम होना या बेसोफिल कम होना, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। देखो डिक्रीज़ होना कौन-सा इम्पोर्टेंट होता है? डिक्रीज़ होना, न्यूट्रोफिल का डिक्रीज़ होना इम्पोर्टेंट होता है, बाकी सबका इंक्रीज़ होना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, सीएमएल इसको अपन बोलते हैं, ठीक है? क्रोनिक माइलॉइड या माइलोजेनस ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया वीरा, या फिर एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी में जो है ये सब बेस इन सब में जो है बेसोविल बढ़ता है, तो ये आपको इवेंचुअली याद करना पड़ेगा। अब उसके बाद अपन ब्लड ग्रुपिंग, अभी ब्लड ग्रुपिंग भी जो है इम्पोर्टेंट है, तो 3-4 प्रैक्टिकल जो है अपने लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। डीएलसी, एक सर पीवीएफ स्टेनिंग, और एक सर अपना यूरिन। यूरिन में भी 3 हो गए ना, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल और केमिकल। अभी ब्लड ग्रुपिंग जो है वैसे तो ये फर्स्ट ईयर का पार्ट है, पर ये फिर भी पूछ लिया जाता है ना, ब्लड ग्रुपिंग जो है क्या करते हैं बेटा, इसको ब्लड ग्रुपिंग को जो है पूछ लेते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग को क्या कर लेते हैं सर? पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग तो इसके बारे में अपन देखते हैं। ब्लड ग्रुपिंग आपने हो सकता है फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हो, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है? सर अपन डिटरमाइन कर रहे हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक इंसान है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। वो अपन यहाँ पे पता लगा रहे हैं, अपन कुछ स्पेसिफिक एंटीसिरा डालकर, एंटीबॉडी डालकर, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग क्यों एसेंशियल है? ट्रांसफ्यूजन से पहले, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना हो उससे पहले, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले, एंटीनेटल केयर करने से पहले, सर्जरी वर्जरी करने से पहले, और फोरेंसिक जो है इन्वेस्टिगेशन में ब्लड ग्रुपिंग जो है इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका जो है प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि सर जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसका एंटीजन जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एबीओ एंड आरएच टेस्टिंग रिलाय करती है प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटिनेशन, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग का प्रिंसिपल क्या है कि सर एग्लूटिनेशन जो है ब्लड ग्रुपिंग का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। क्या होता है सर? एग्लूटिनेशन ब्लड ग्रुपिंग का जो है प्रिंसिपल होता है, ठीक है। एग्लूटिनेशन जो है सर ब्लड ग्रुपिंग का प्रिंसिपल होता है बेसिकली। अगर सेल्स एग्लूटिनेट हो रही हैं, तो वो अपन को उस ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहा होता है। एंटीजन, ठीक है, इसको अपन एग्लूटिनोजन बोलते हैं। एंटीजन क्या बोलते हैं बेटा? अपन एग्लूटिनोजन बोलते हैं स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है लोकेटेड होता है सरफेस, आरबीसी के सरफेस पे। उसके अगेंस्ट अपन एंटीजन डालते हैं, रिएक्शन एंटीबॉडी डालते हैं, रिएक्शन होती है, और अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे समझना ध्यान से कि सर मान लो मेरे पास क्या है सर, ये एक आरबीसी है बेटा, ये क्या है बेटा? एक आरबीसी। समझना ध्यान से कि सर ये एक आरबीसी है, इसके ऊपर मान लो सर ये एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक एंटीजन यहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये मैं बना देता हूँ, इसके ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। अब इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या हुआ सर? इस एंटीजन के अगेंस्ट अपन ने एंटीबॉडी डाली, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, कि सर ये एंटीजन के अगेंस्ट अपन ने एंटीबॉडी डाली और रिएक्शन हुई, ठीक है। अब सर ये जो एंटीजन प्रेज़ेंट था, ठीक है, ये एंटीजन वही एंटीजन प्रेज़ेंट होगा जो कि उसका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि सर ये एंटीजन था, इसके ऊपर ए एंटीजन, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट अपन ने एंटी ए एंटीबॉडी डाली, एंटी ए एंटीबॉडी डाली, रिएक्शन हुई, इसका मतलब क्या है बेटा? ए एंटीजन प्रेज़ेंट है, इसका मतलब क्या है बेटा? कि उसका ब्लड ग्रुप जो होगा बेटा एन ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अगर सिर्फ़ ए प्रेज़ेंट है, अगर बी प्रेज़ेंट है, तो बी ब्लड ग्रुप होगा, ए और बी दोनों प्रेज़ेंट है, तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ये यहाँ पे जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखा हुआ है, ठीक है। लैंडस्टीनर का लॉ जो है आपसे वाइवा में पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। वैसे तो आप चाहो प्रैक्टिकल में लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो आप इसको मतलब वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लैंडस्टीनर लॉ क्या बोलता है बेटा? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, 2 लॉ हैं अपने पास। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एक स्पेसिफिक एंटीजन जो आरबीसी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है, एंटीबॉडी मस्ट उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होनी चाहिए। मान लो जैसे अभी अपन ने देखा कि आरबीसी के ऊपर सर ए एंटीजन प्रेजेंट था, तो इसका मतलब क्या है बेटा? प्लाज्मा में एंटी
ए एंटीबॉडी जो है एब्सेंट होगी या सर इसके ऊपर बी एंटीजन एब्सेंट है। इसका मतलब क्या है बेटा, प्लाज़्मा में एंटी बी एंटीबॉडी जो है बेटा प्रेज़ेंट होगी, ठीक है? समझ में आया? तो लैंडरस्टेनर लॉ क्या बोलता है कि सर अगर कोई एंटीजन मतलब जो है, कोई एंटीजन आरबीसी पे प्रेज़ेंट है तो उसके अगेंस्ट मतलब उसकी एंटीबॉडी जो है प्लाज़्मा में एब्सेंट होगी। अगर कोई एंटीजन आरबीसी पे एब्सेंट है तो उसकी उसकी जो एंटीबॉडी होगी वो प्लाज़्मा में प्रेज़ेंट होगी। सेकंड लॉ क्या बोलता है, इज़ इफ स्पेसिफिक एंटीजन इज़ एब्सेंट ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेज़ेंट इन द प्लाज़्मा। अब ये एक ही लॉ है, इसको अपन ने 2 तरीके से लिख दिया है, ठीक है? कि अगर जो है मतलब आरबीसी की सरफेस पे अगर एंटीजन प्रेज़ेंट है तो उसकी एंटीबॉडी एब्सेंट होगी और अगर एंटीजन एब्सेंट है तो उसकी एंटीबॉडी प्रेज़ेंट होगी। इस तरीके से जो है ब्लड ग्रुपिंग का आप कुछ ओवरव्यू देख सकते हो, ए, बी और आरएच का। अगर आपने टेस्ट करा ब्लड ग्रुपिंग में, ए पॉज़िटिव का मतलब क्या है कि सर उसके ऊपर ए और डी एंटीजन प्रेज़ेंट है। एंटी बी एंटीबॉडी उसके प्लाज़्मा में प्रेज़ेंट है। जभी भी उसमें मैं एंटी ए एंटी सीरम डालूँगा तो एग्लूटिनेशन होगा, एंटी बी सीरम डालूँगा तो कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगा और एंटी डी सीरम डालूँगा तो एग्लूटिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि ए और डी एंटीजन प्रेज़ेंट है। ए नेगेटिव का मतलब क्या है? तभी पॉज़िटिव और नेगेटिव अपन को डी एंटीजन के बारे में बता रहे होते हैं, आरएस फैक्टर के बारे में बता रहे होते हैं। ए नेगेटिव का मतलब सर उसके ए एंटीजन प्रेज़ेंट है, ठीक है? एंटी बी एंटीबॉडी से जो है मतलब एंटी बी एंटीबॉडी उसके प्लाज़्मा में प्रेज़ेंट होगी। जब मैं उसके अंदर क्या डालूँगा सर, जब मैं उसके अंदर एंटी ए एंटी सीरम डालूँगा तो एग्लूटिनेशन होगा और एग्लूटिनेशन नहीं होगा जब मैं उसके अंदर एंटी बी डालूँगा। क्यों? क्योंकि एंटी बी जो है एंटीजन प्रेज़ेंट है ही नहीं उसके आरबीसी पे और एंटी डी डालने पे भी कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगा। तो ये आप ये पूरी टेबल पढ़ सकते हो। इसमें वही लिखा हुआ है जो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये टेबल बना देना एग्ज़ाम में आए तो, ठीक है? अब अपन डायरेक्ट चलते हैं अपने प्रोसीजर पे। रिएजेंट अपन को क्या-क्या चाहिए बेटा? एंटी ए चाहिए जो कि ब्लू कलर का दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप इमेज में। तो सर ये इमेज देख लो। ये क्या है सर अपने ये अपना एंटी ए है सर, ये अपना एंटी बी है ब्लू जो येलो वाला और ये अपना जो है एंटी डी है। अगर वो आपसे एग्ज़ाम में कलर पूछ ले तो ऐसे अपोज़िट से याद रखना ए बी, ठीक है? ए बी से आप याद रख सकते हो। ए वाला जो है बेटा ब्लू कलर का है, ठीक है? ऐसे ऐसे मत याद रखना कि ब्लू वाला ब्लू कलर का, बी वाला ब्लू कलर का, नहीं ए वाला जो है ब्लू कलर का, ऐसे याद रखना, ठीक है? तो प्रोसीजर देख लेते हैं अपन इसका मतलब प्रोसीजर तो ईज़ी सा ही रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची होती नहीं है। एंटी बी येलो है और डी जो है कलरलेस होता है। ग्लास स्लाइड अपन को चाहिए होती है, एप्लीकेटर स्टिक चाहिए होती है, ईडीटीए कैपिलरी होल ब्लड चाहिए होता है। नॉर्मल सलाइन आप चाहो तो जब आप सेल सस्पेंशन बनाते हैं, जब अपन ट्यूब से करते हैं, जब अपन को चाहिए होता है स्लाइड में। अब आपको वहाँ स्लाइड ही करना होगा अगर करवाते हैं या फिर पूछा जाता है स्लाइड ही पूछा जाएगा ना, ट्यूब वाला नहीं पूछा जाएगा। मेथड क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप मेथड बहुत ही ईज़ी है। सर अपन को एक स्लाइड लेनी है या फिर टाइल लेनी है ना, अपन यहाँ पे स्लाइड और टाइल वाला मेथड अपन पढ़ रहे हैं, इसी को फॉरवर्ड ग्रुपिंग बोलते हैं ना। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, इसी को फॉरवर्ड ग्रुपिंग बोलते हैं, ठीक है? तो स्लाइड प्रिपरेशन करनी है अपन को, क्या करना है सर, एक स्लाइड लेनी है, उसको वो ग्रीस फ्री होनी चाहिए, व्हाइट पोर्सिलेन टाइल भी अपन ले सकते हैं, ठीक है? उसमें 3 डिस्टिंक्ट सर्कल्स अपन को बनाने हैं, 3 अलग-अलग ऐसे सर्कल्स आप चाहो तो बनाना नहीं चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसा इस डायग्राम में कर रखा है, ठीक है? प्रोसीजर में क्या है, इस प्रोसीजर को यहाँ से समझना ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करा अपन ने, एक स्लाइड ली, उस स्लाइड में सबसे पहले अपन ने एक-एक ब्लड की ड्रॉप डाली, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, आपको 3 ही डालनी है, एक इसमें ना इसने एक्स्ट्रा डाल रखी है कंट्रोल वाली, है ना? तो आप चाहो तो कंट्रोल वाली कर भी सकते हो, इसमें इसने कुछ नहीं करा, इसमें नॉर्मल सलाइन डाला है, इसमें डिस्टिल वाटर इसमें डाल दिया या फिर नॉर्मल सलाइन डाल दिया, ठीक है? उसके बाद इसने पहले सबसे पहले ब्लड आपको डालना है, एक-एक ड्रॉप ब्लड की डाली, फिर 1 ड्रॉप इसमें एंटी ए की डाली, 1 ड्रॉप एंटी बी की और 1 ड्रॉप एंटी डी की डाली। फिर उसके बाद इसको ऐसे एप्लीकेटर स्टिक से या फिर टूथपिक से मिक्स करा। मिक्स करने के बाद जो है इसको ऑब्ज़र्व करा। अब देखो यहाँ पे जो है ये फटा-फटा सा हो जाएगा ना, जैसे दूध फट जाता है। देखो आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो यहाँ पे देखो ऐसे फटा-फटा सा हो गया, मतलब जो जो सिस्टम है जो अलग हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखो ये पानी-पानी जैसा यहाँ पे कुछ अलग हो गया और अंदर जो है सेल्स ऐसे फटी-फटी आपको दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब क्या है बेटा, ये पॉज़िटिव यहाँ पे आ गया है, ठीक है? अब इसको आपको रीडिंग कैसे करनी है, ठीक है? इसको आपको बताना कैसे, ये आ गया पॉज़िटिव, ठीक है? ये अपना पॉज़िटिव, सॉरी ये नहीं है, गलत बता रहा हूँ आपको। ये वाला जो है पॉज़िटिव आया, ठीक है? ये वाला जो है पॉज़िटिव आया। अब इसको कैसे करना है कि सर ये ए था, ये अपना बी था और ये अपना डी था, ठीक है? यही तो था ए-बी-डी। अब सर अगर इसमें एग्ग्लूटिनेशन आता है और इसमें भी एग्ग्लूटिनेशन आता है और इसमें भी एग्ग्लूटिनेशन आता है, तो वो क्या होगा? वो होगा बेटा अपना ए-बी पॉज़िटिव।
अगर तीनों में एग्लूटिनेशन आ जाता है। अगर पहले वाले में एग्लूटिनेशन आता है और लास्ट वाले में आता है तो होगा अपना ए पॉज़िटिव, ठीक है? पहले वाले में नहीं आता, सेकंड वाले में आता है, ठीक है? सेकंड वाले में आता है और लास्ट वाले में आता है तो होगा अपना बी पॉज़िटिव, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो समझ लो फिर भी, ठीक है? और अगर मान लो सर दोनों में ही एग्लूटिनेशन नहीं आता और सिर्फ़ लास्ट वाले में आ गया तो वो अपना ओ पॉज़िटिव, ठीक है? और किसी में भी नो एग्लूटिनेशन एट ऑल, अगर कोई किसी में भी एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है तो होगा बेटा अपना ओ नेगेटिव। समझ में आया? अगर पहले वाले में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा और मान लो पहले वाले में आ रहा है सर और किसी में नहीं आ रहा तो होगा ए नेगेटिव। ठीक है? ये पॉज़िटिव और नेगेटिव बताएगा अपन को, ठीक है? और अगर सर दूसरे वाले में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा तो होगा बी नेगेटिव। समझ में आया? कि सर सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले वाले में आ रहा है तो होगा ए नेगेटिव। पहले वाले में आ रहा है और तीसरे वाले में आ रहा है, डी वाले में आ रहा है तो होगा अपना ए पॉज़िटिव। दूसरे वाले में आ रहा है और डी वाले में नहीं आ रहा तो होगा बी नेगेटिव और दूसरे वाले में आ रहा है और डी वाले में भी आ रहा है तो होगा बी पॉज़िटिव। तीनों में आ रहा है तो होगा ए बी पॉज़िटिव। और अगर शुरू के 2 में आ रहा है सिर्फ़, तो वो क्या हो जाएगा बेटा ए बी नेगेटिव, ठीक है? और तीनों में ही नहीं आ रहा तो हो जाएगा बेटा अपना ओ नेगेटिव, ठीक है? हाँ, तीनों में नहीं आ रहा तो ओ नेगेटिव हो जाएगा और सर स्टार्टिंग के 2 वालों में नहीं आ रहा और लास्ट वाले में आ रहा तो हो जाएगा अपना ओ पॉज़िटिव। आई होप कि आपको ये कांसेप्ट जो है समझ में आया होगा, आपने ये थ्योरी के टाइम पे पढ़ा होगा, ठीक है? हाँ। तो यही प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपन ने जो है 1 ड्रॉप ब्लड की डाली एंटी सीरम ए की, 1 ड्रॉप एंटी बी की डाली एंड 1 ड्रॉप जो है एंटी डी की डाली, प्लेस करा 1 स्मॉल ड्रॉप ऑफ कैपिलरी ब्लड और ईडीटी है, ठीक है? उसके बाद मिक्स करा, ऑब्ज़र्व करा, जेंटली टिल्ट करेंगे स्लाइड को, जो स्लाइड रहेगी इसको अपन थोड़ा-सा ऐसे टिल्ट करते हैं ना, हाँ, यूजिंग सेपरेट एप्लीकेटर स्टिक टू ईच सर्कल मिक्स द ब्लड एंड एंटी सीरम थोरोली ओवर 2 सेंटीमीटर का जो सर्कल बना के अपन को उसको मिक्स करना है, ठीक है? मिक्स करने के बाद जो है जेंटली टिल्ट करेंगे स्लाइड को बैक एंड फोर्थ 2 मिनट के लिए, ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोपिक क्लम्पिंग या फिर एग्लूटिनेशन को 2 मिनट के लिए, ठीक है? तो अपना जो है ये मतलब जो 4 जो अपन ने जो है प्रैक्टिकल जो है यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है? तो ये जो है ये मेजरली पूछे जाने वाले जो है प्रैक्टिकल हैं। फिर भी अगर आपके जो कॉलेज है या फिर आपके जो ये जहाँ पे भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, वहाँ पे आपको पता है कि यार और भी तरह के प्रैक्टिकल जो है पूछे जाते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी क्लास लेके आऊँगा। बाकी मेजरली इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल जो सेकंड ईयर में पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं, ठीक है? बाकी फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके जो भी कलीग्स हैं जो कि सेकंड ईयर का डीएमएलटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको आप ये शेयर कर सकते हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसी से आप पढ़ लेना, इसी से आपका जो है बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिल जाएँगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।